हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, इंसेक्ट टाइप की चीफ बहुत ही चालाकी के साथ एक हनी टी का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर्स और उनके डिसेबल्स को वहां पे अपने ट्रैप में फंसाते हुए हमेशा हमेशा के लिए एक इल्यूजन के अंदर कैद करने की कोशिश करती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि इस मौके का फायदा उठाकर डार्क लॉर्ड सीजी टैल इंसेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच चुका था, जो कि वहां पे अपने ब्लडी डार्क ऑरा का इस्तेमाल करते हुए इंचे टैल इंसेक्ट के डिसेबल्स को वहां पे उनका पास्ट याद दिलाते हुए उन्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगा था। लेकिन तभी वहां पे एंट्री हुई थी चांग फैंग की, जिसने आते साथ ही डार्क लॉर्ड के ब्लडी ऑरा को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी गॉड डेमोनिक मास्टर सोल बॉडी को भी वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद डार्क लॉर्ड की आर्मी और एसेटजू के डिसेबल्स वहां पे आमने सामने आ चुके थे। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था एसेटजू और उनके सभी डिसेबल्स वहां पे जानबूझकर इंसेक्ट चीफ के इल्यूजन के अंदर ट्रैप होने का दिखावा कर रहे थे, क्योंकि बर्नी क्रो अचानक से वहां पे उस इल्यूजन को तोड़कर सीधा आगे बढ़ते हुए उस चीफ को वहां पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार चुका था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को इंसेक्ट ट्राइब वाले फॉरेस्ट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बर्नी क्रो चिल्लाते हुए उस चीफ की साथियों से कहता है, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो मारो अपनी बॉस को। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे बर्नी क्रो का साथ देते हुए अपनी चीफ की धुलाई करना शुरू कर देती हैं। जबकि बर्नी क्रो वहाँ पे लोगों को साथ साथ आदेश देते हुए कह रहा था, रुको मत और अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे मारो। जबकि वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पे अपनी चीफ को मारते हुए उससे माफी भी मांगती जा रही थी और साथ ही साथ उसकी धुलाई भी करती जा रही थी। इवन वो दोनों वहाँ पे अपनी चीफ को मार मार के उसका मुंह ही सुझा देती हैं, जो देखकर चीफ वहाँ पे गुस्से से ऊपर उठते हुए कहती है, किसकी हिम्मत हुई मेरे मुंह पे ऊपर किक मारने की। उस चीफ कैसा कहती है, हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां वहाँ पे इतनी ज्यादा घबरा जाती हैं कि वो जल्दी से वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर अपनी चीफ से माफी मांगते हुए कहती हैं, प्लीज चीफ हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ हमसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है। जबकि देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उन दोनों को वहाँ पे अपनी चीफ की धुलाई करते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। खैर इस दौरान हम देखते हैं कि उस चीफ की नजर वहाँ पे एसेटजू के ऊपर पड़ती है, जो कि एक और लुक के साथ उसे ही देखे जा रहे थे। ये देखकर चीफ वहाँ पे इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो जल्दी से वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर एसेटजू से माफी मांगते हुए कहती है, एसेटजू आप मुझे बिल्कुल सही सजा दे रहे थे, मैं ऐसी मार खाना डिजर्व करती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं खुद ही यहाँ पे खुद को सजा दे सकती हूँ। और ये कहकर वो खुद ही अपने फेस के ऊपर थप्पड़ों की बारिश करने लगती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो दोबारा से वहाँ पे लड़खड़ाते हुए पीछे जा गिरती है, जो देखकर लियू ज़ियन वहाँ पे कुछ सोचकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, मुसीबत तुमने खुद ही अपने लिए खड़ी की है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम हम लोगों को उस इल्यूजन के अंदर फंसा कर करना क्या चाहती थी, आखिर तुम्हारा मकसद क्या था। जिसपे वो चीफ वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ जवाब देते हुए कहती है कि असल में डार्क लॉर्ड सीजी ने हम लोगों को आदेश दिया था कि हमें जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को उलझा के रखना है, और मैं कसम खाकर कहती हूँ इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों बोला था। और ये कहकर वो वहाँ पे एक ही बात है कि एसेटजू के सामने अपना सर झुकाकर बार बार माफी मांगते हुए कहने लगी थी, एसेटजू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस डार्क लॉर्ड के कहे अनुसार अपना काम कर रही थी, क्योंकि अगर मैं उनका काम पूरा ना करती तो वो मेरे पूरे के पूरे ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर देते। उस चीफ की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसेटजू तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन लियू ज़ियन वहाँ पे सोच में पड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर डार्क लॉर्ड ये सब क्यों कर रहा है। और अभी लियू ज़ियन वहाँ पे ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे कुछ याद आता है, जो कहने के लिए जैसे वो वहाँ पे अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है तो तभी डोंगमी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि सबके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू ज़ियन वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, बहुत अच्छे, तो तुम्हें भी इस बात का एहसास हो गया। लियू ज़ियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है, इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है, ये सब तो कोई अंदर भी बता सकता था कि हमारे टैल इंसेक्ट के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा बर्नी क्रो वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसे इस साजिश के बारे में पता नहीं चल पाया था। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस निंगयू भी अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, ओह तो ये सब कुछ एक ट्रैप था हम लोगों को यहीं पे उलझा के रखने का, लेकिन वो डार्क लॉर्ड ऐसा करेगा क्यों, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उस डार्क लॉर्ड का मकसद क्या है। अब क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं था, तो इसलिए हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं, शेर को अपनी गुफा से बाहर निकाल कर उसकी गुफा के ऊपर हमला करना, यही है उस डार्क लॉर्ड का मकसद। यानी कि उसने जानबूझकर हम लोगों को यहाँ पे उलझा के रखा ताकि वो इस मौके का फायदा उठाकर हमारे टैल इंसेक्ट के ऊपर हमला कर सके। एसेटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन बर्नी क्रो तो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, उस कमीने की इतनी हिम्मत कि वो हमारे टैल इंसेक्ट के ऊपर हमला करने का सोच रहा है, चलो हम सभी को अभी के अभी टैल इंसेक्ट में वापस जाना होगा। और ये कहकर बेचारा बर्नी क्रो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए वहाँ से वापस टैल इंसेक्ट की तरफ जाने लगा था। लेकिन जैसे वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे वहाँ पे एहसास होता है कि कोई भी उसके पीछे नहीं आ रहा, इसलिए जब वो पलट कर वहाँ पे पीछे की तरफ एसेटजू की तरफ देखता है तो एसेटजू उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हें ज्यादा जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे टैल इंसेक्ट का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एसेटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो अचानक से वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ओह तो ऐसी बात है, अब आएगा ना असली मजा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को टैल इंसेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डार्क लॉर्ड की डेमोनिक आर्मी आगे बढ़ते हुए टैल इंसेक्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर चुकी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे टैल इंसेक्ट का प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट हो गया था। इसके चलते उनमें से कोई भी वहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए वो सभी मिलकर वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर हमले
हमले करने लगे थे, लेकिन उनके किसी भी अटैक का वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी डीमन कल्टीवेटर्स मिलकर वहाँ पे अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे एनर्जी ब्लास्ट होने लगे थे। और साथ ही साथ वो लोग वहाँ पे टैलेंट सेट के डिसेबल्स को उकसाते हुए कह रहे थे, अंदर छुप के क्या बैठे हो, अगर हिम्मत है तो बाहर आकर मुकाबला करो। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि फेंग भी वहाँ पे खुद से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी आकर तुम लोगों को मजा चखाता हूँ। लेकिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग खुद वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम सभी लोग यहीं पे रुको, मैं अभी इन सभी कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतार के आती हूँ। लेकिन ये कहकर जैसे चाओ फेंग वहाँ पे आगे बढ़ती है तो लिंगार और किंग्स भी वहाँ पे बीच में आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, चाओ फेंग तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम यहाँ से बाहर जाती हो तो तुम तो अकेली इस पूरी आर्मी को खत्म कर दोगी और इस तरह फाइट करने में हम लोगों को बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। वैसे भी बहुत लंबे अरसे के बाद कोई शिकार हमारे हत्थे चढ़ा है, तो हम लोग इस फाइट का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, जबकि तुम बहुत ही जल्द इस फाइट को खत्म कर दोगी और ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग भी वहाँ पे सोच में पड़ जाती है और तभी लिंगू वहाँ पे लोगों को एक आइडिया देते हुए कहता है, ये एक पूरी डिमोनिक आर्मी है, तो क्यों ना हम लोग इस पूरी आर्मी को आपस में बांट लें, इससे एक साथ दो काम हो जाएंगे। पहला तो हम लोगों को फाइट करने का मौका भी मिल जाएगा और दूसरा हमारा दुश्मन भी मारा जाएगा। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे इसकी आइडिया की तारीफ करते हुए कहते हैं, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का आइडिया है। जबकि मैं चूचू तो वहाँ पे सभी के नाम के टोकन डालते हुए कहती है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, एक एक करके आओ और अपने अपने नाम की टोकन उठाते जाओ। वे चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, सबसे पहला टोकन मैं लूंगा क्योंकि मैं ज्यादा लोगों को मारना चाहता हूँ। लेकिन रिया उसका कान पकड़ते हुए उसे पीछे खींच लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उससे कहने लगे थे, नहीं नहीं पहला टोकन हम लेंगे। हर कोई वहाँ पे पहला टोकन लेना चाहता था ताकि उसे वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फाइट करने का मौका मिल सके। जो देखकर मैं चूचू वहाँ पे पीछे हटते हुए कहती है, हे तुम सभी लोग जल्दी मत मचाओ, एक एक करके आओ, मुझे सही से इनको मिक्सअप तो करने दो। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी वहाँ पे मिस चूचू की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सभी लोग वहाँ पे अपनी अपनी मर्जी के टोकन उठा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिशरमैन और हन फेंग वहाँ पे ली चेंग के पास आते हुए उससे कहते हैं, तुम्हें कौन सी टेरिटरी मिली है, जिसमें ली चेंग वहाँ पे बहुत ही प्राउड के साथ जवाब देते हुए कहता है, मुझे एसाटाजू की टेरिटरी की हिफाजत करनी है और जब एसाटाजू के इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होगा। ली चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ पे इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम्हारे तो वाकई में ही मजे हैं। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सीजी को वहाँ पे ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि टैलेंट सेट के डिसेबल्स उसे वहाँ पे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि अचानक से बेचारी ली चेंग का टोकन वहाँ पे बदल जाता है और उसे वहाँ पे वेपन रिफाइनिंग का टास्क दिया जाता है। और ये सब बाकी डिसेबल्स ने मिलकर इसलिए किया था क्योंकि वो लोग जानते थे कि ली चेंग भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर वो भी मैदान में चाहता है तो वो भी एक साथ काफी सारे कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतार देगा। इसलिए उन सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे चालाकी से उसका टोकन ही बदल दिया था। जो देखकर बेचारे ली चेंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये कैसे हो गया। जिस पे लिंगार वहाँ पे मुस्कुराती भी उससे कहती है, तुम कभी एक वेपन रिफाइनिंग मास्टर हुआ करते थे ना, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि इस खतरनाक बैटल के दौरान तुम हम सभी लोगों के वेपन्स को शार्प करो। और ये कहकर जब लिंगार वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपना टोकन उठाती है तो उसे वहाँ पे एक बहुत ही छोटा हिस्सा दिया गया था, जिसके चलते लिंगार वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, नहीं ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है, मुझे बस इतना छोटा हिस्सा दिया जा रहा है। जबकि ये सब कुछ देखा तो ऊपर की तरफ मौजूद डार्क लॉर्ड सीजी को वहाँ पे उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, ये लोग भला आपस में क्या बकवास किए जा रहे हैं। तब एक डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे डार्क लॉर्ड सीजी को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर ये शील्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम लोग चाहकर भी यहाँ पे से नहीं तोड़ पा रहे, अब हम लोग क्या करें। अगर ये शील्ड ना टूटी तो हम लोग टैलेंट सेट के डिसेबल्स का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी वो कल्टीवेटर वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एक फिल्म स्पीयर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर उस कल्टीवेटर को मौत के घाट उतारते हुए सीधा वहाँ पे डार्क लॉर्ड सीजी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे अपने हाथ को हल्का सा झटका देते हुए उस स्पीयर को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है। लेकिन अचानक हुए इस हमले से डार्क लॉर्ड सीजी भी वहाँ पे थोड़ा बुखला गया था और ये अटैक उसके ऊपर किसी और ने नहीं बल्कि फेंग ने किया था, जो कि वहाँ पे अपने स्पीयर को वापस बुलाकर डार्क लॉर्ड सीजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, पर तुम तो मेरे एक ही अटैक के साथ बुखला गए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ फाइट करके ज्यादा मजा आने वाला है। फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सीजी की आर्मी को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सभी मिलकर वहाँ पे एक साथ ही फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये देखकर पीछे से लिंगार और किंग्स भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए फेंग से कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े वाले चीटर निकले, तुम अकेले इन सभी को खत्म करने चले थे, लेकिन हम दोनों ऐसा कभी नहीं होने देंगी। और ये कहकर लिंगार वहाँ पे अपनी स्पीयर से पैरामोडियल स्लैटिंग ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए और डिमोनिक कल्टीवेटर्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है। जो देखकर किंग्स भी वहाँ पे अपनी शॉट को बाहर निकालकर ब्लू लोटस डांस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ से वहाँ पे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। और उन दोनों के एक अटैक के साथ ही वहाँ पे एक ही बार में काफी सारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं। जो देखकर फेंग वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, चीटिंग तो तुम दोनों कर रही हो, असल में ये मेरा इलाका था। फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहती हैं, इसमें हमारी क्या गलती है, तुमने खुद ही अपने शिकार को अपने हाथ से जाने दिया। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि रिंजू वहाँ पे सबसे आगे बढ़कर ट्विन विंग्स सोअरिंग टुगेदर टेक्निक के इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक आर्मी के
ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है। लेकिन उसका साथ देने के लिए फिशमैन भी वहाँ पे आके बढ़कर अपनी अजूर सी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ से वहाँ पे लोगों के ऊपर एक बहुत ज्यादा घातक अटैक कर देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि हल्जियन भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जो कि अपनी डिमोनिक बीट्स का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक उन लोगों के ऊपर हमले करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके रास्ते में जो कोई भी आ रहा था वो वहीं पे खत्म होता जा रहा था। और डार्क लॉर्ड जो कि वहाँ पे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर टैलेंट सेट के डिसेबल्स इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। लेकिन अभी वो वहाँ पे खड़ा होकर ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि जिया और हनफेंग वहाँ पे उसके पीछे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हनफेंग अपनी फ्रोजन डोमेन का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ फ्रीज करना शुरू कर देता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर जिया वहाँ पे एक पॉइजनस फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देती है, जिसके चलते उन दोनों की आइस एंड पॉइजनस पावर कंबाइन हो चुकी थी। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे उन दोनों की तारीफ करते हुए कहता है बहुत ही कमाल का आइडिया है पॉइजन और आइस को आपस में कंबाइन करना, क्योंकि इस डुअल अटैक से किसी भी आम कल्टीवेटर का बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। एक पल के लिए अगर कोई खुद को आइस पावर से बचा भी लेगा तो वो जिया की पॉइजनस पावर से खुद को नहीं बचा पाएगा। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे वो दोनों वहाँ पे अपनी डुअल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला करते हैं तो वो सारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स वहाँ पे फ्रीज होने लगे थे। और उन्हें फ्रीज करने के बाद जिया की पॉइजन पावर उन सभी को वहाँ पे अंदर से खत्म करते हुए उनकी बॉडीज को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। और इस तरह वो दोनों मिलकर वहाँ पे अपनी डुअल अटैक के साथ एक ही बार में आधी से ज्यादा डिमोनिक आर्मी को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे एनर्जी ब्लास्ट होने लगे थे। और इस तरह कुछ ही पलों के अंदर अंदर उन सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे उस डिमोनिक आर्मी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे मिचूचू के बचे हुए आखिरी टोकन को देखते हुए कहता है इस टोकन को तो मुझे ही लेना होगा ताकि मैं इस डार्क लॉर्ड से अपना बदला ले सकूं। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सीजी तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम टैलेंट सेट के किंगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा वो तुम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, अब तुम सभी को खत्म करने में भी और ज्यादा मजा आएगा। और ये कहकर डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देता है, जो देखकर नीचे की तरफ मौजूद लिंगू वहाँ पे मिचूचू को देखते हुए कहता है मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब इस बचे हुए टोकन को लेने की बारी मेरी है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचूचू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है अरे यार अब मैं क्या करूँ, अगर ये फाइनल टोकन मैं यहाँ पे किसी एक को देती हूँ तो बाकी लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। पर अभी मिचूचू वहाँ पे परेशान होते हुए सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि चाओ फेंग वहाँ पे आगे बढ़कर उस टोकन को उठाते हुए कहती है कोई आगे नहीं आएगा क्योंकि मैं इसे खुद अपने हाथों से खत्म करूंगी। और ये कहकर मिचूचू वहाँ पे आगे बढ़कर उस टोकन को वहीं पे फेंकते हुए खुद वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ डार्क लॉर्ड सीए का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और डार्क लॉर्ड सीए के सामने पहुंचने के बाद वो भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए अपनी फीनिक्स मास्टर सोल को भी समन कर लेती है, जो कि जैसे वहाँ पे निकल कर बाहर आती है तो वो वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वहीं पे सप्रेस हो जाती है। जो देखकर डार्क लॉर्ड सीए वहाँ पे घबराते हुए कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। और ये कहकर वो वहाँ पे गुस्से से अपने 9 लोग्स इमॉर्टल सीलिंग फॉर्मेशन को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर 10,000 से भी ज्यादा डिमोनिक सोल्स मौजूद थी, जिन्हें वो वहाँ पे अपने सोल फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ समन कर लेता है। जो कि सारी की सारी डिमोनिक सोल्स वहाँ पे बाहर आते हुए आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे चाओ फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन ये देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे घबराने की बजाय उल्टा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बहादुरी के साथ उसके खतरनाक अटैक का मुकाबला करने लगी थी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि चाओ फेंग वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे पूरे के पूरे एक ब्लैक होल को समन कर लेती है। और उसके बाद वो वहाँ पे फॉलिंग स्टार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन डिमोनिक सोल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। और फॉलिंग स्टार के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन डिमोनिक सोल्स के ऊपर हमला करने लगे थे, जो देखकर वो डिमोनिक सोल्स वहाँ पे घबरा कर वहाँ से भागते हुए वापस से सोल फ्लैग की तरफ जाने लगे थे। लेकिन ये तो असल में डार्क लॉर्ड सीई का एक प्लान था, क्योंकि जैसे वो लोग वहाँ पे उस सोल फ्लैग के पास पहुंचते हैं तो वो सोल फ्लैग अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चाओ फेंग के फॉलिंग स्टार अटैक को वहाँ पे पूरी तरह से डिवोर कर लेता है। जो देखकर चाओ फेंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है क्या इसने मेरे पूरे की पूरी अटैक की पावर को ऑब्जर्व कर लिया, ये भला कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। चाओ फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है अभी तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो, मैं ऐसी बहुत सारी इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना सकता हूँ। और मेरा ये सोल फ्लैग 5 एलिमेंट की पावर के साथ साथ किसी भी तरह की खतरनाक पैरामोडियल एनर्जी को डिवोर करने की ताकत रखता है, और साथ ही साथ उस डिवोर की हुई एनर्जी को अपने ही दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता है। तो इसलिए तुम मेरे सामने पैरामोडियल एनर्जी का इस्तेमाल करो या फिर डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करो, उसका मेरे सोल फ्लैग के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। और अब रेडी हो जाओ, और अब रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी डिमोनिक सोल्स की ट्रू पावर को दिखाने वाला हूँ। और ये कहकर वो भी वहाँ पे अपनी एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने 10,000 डिमोनिक सोल्स को वहाँ पे आपस में मर्ज करना शुरू कर देता है। और जैसे वो सभी डिमोनिक सोल्स वहाँ पे आपस में मर्ज होती हैं तो वो वहाँ पे एक बहुत बड़ी डिमोनिक स्कल का रूप ले लेती है, जिसका साइज ही वहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा था कि चाओ फेंग वहाँ पे उसके सामने किसी कीड़े की तरह दिखाई दे रही थी। और तभी वो डिमोनिक सोल वहाँ पे चाओ फेंग को देखकर एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि पूरा का पूरा टैलेंट सेट वहाँ पे हिल के रह जाता है। तो देखा तो ली चैंग के साथ साथ लिंगजू को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा था, और लिंगजू तो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है ये तो
बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि चाओ फेंग वहाँ पे वो चाइल्ड डेमोनिक सोल को देखकर भी वहाँ पे नहीं घबराती। वो उल्टा वहाँ पे एक डायलॉग मारते हुए कहती है, अगर कमजोर सोल्स आपस में मर्ज होते हुए अपने साइज को बढ़ा लेती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ताकतवर बन गई है, क्योंकि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है और उस कचरे को साफ करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा वेपन है। और ये कहकर चाओ फेंग वहाँ पे ऐसा टजूके भेजे हुए डस्टर को बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर तो डार्क लॉर्ड सीजी भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, ये तो फीडर डस्टर है। और अभी वो वहाँ पे परेशान होते हुए सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि चाओ फेंग वहाँ पे उस डस्टर को लेकर आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं अब तुम्हें और ज्यादा हमारे टैलेंट सेट को गंदा नहीं करने दूंगी। लेकिन ये देखकर डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे घबराने की बजाय उल्टा चाओ फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस मामूली से डस्टर का इस्तेमाल करते हुए मेरी इस जायंट डेमोनिक सोल को हरा दोगी? और ये कहकर वो डार्क लॉर्ड वहाँ पे अपनी जायंट डेमोनिक सोल को कंट्रोल करते हुए अपने सोल फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए चाओ फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर चुका था। लेकिन वो वहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि चाओ फेंग वहाँ पे इस फीडर डस्टर का इस्तेमाल करते हुए जगह जगह पे वो जायंट डेमोनिक सोल के ऊपर हमले करने लगी थी। और जैसे जैसे चाओ फेंग वहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर रही थी वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि उस जायंट डेमोनिक सोल की बॉडी में क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर चाओ फेंग वहाँ पे मुस्कुराती हुई कहती है, मैंने कहा था ना मुझे गंदगी पसंद नहीं है, और अपने टैलेंट सेट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। टैलेंट सेट को हर एक गंदगी से साफ रखना ही मेरा इकलौता मकसद है। और चाओ फेंग कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो जायंट डेमोनिक सोल वहीं पे एक्सप्लोड हो जाती है, जो देखकर तो डार्क लॉर्ड सीई भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, इतनी ज्यादा प्योर पैरामोड्यूल एनर्जी नहीं, इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी टैलेंट सेट के किसी डिसेबल के अंदर नहीं हो सकती। इस सब के पीछे जरूर से यंग का हाथ है, यानी कि उसे पहले ही एहसास हो गया था कि मैं ऐसा ही कुछ करूंगा, इसलिए उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। डार्क लॉर्ड सीई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहते हैं, हाँ तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारे एसाटाजू यंग को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे? इवन मिस चूचू तो खुशी की मारे वहाँ पे उछलते हुए कह रही थी, मैंने कहा था ना कि हमारे बिग बॉस कोई भी काम किसी मकसद के बगैर नहीं करते, और फीडर डस्टर को भी उन्होंने यहाँ पे इसलिए भेजा था ताकि हम इस गंदगी को साफ कर सके। जबकि उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ मौजूद डार्क लॉर्ड सीजी तो वहाँ पे गुस्से से पागल होने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, जू यंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक बार फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की? लेकिन ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे डार्क लॉर्ड सीजी के फेस के ऊपर एक इविल स्माइल आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगा था। और वो सारी डिमोनिक सोल्स जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले चाओ फेंग ने वहाँ पे खत्म किया था, वो दोबारा खुद ब खुद वहाँ पे उड़ते हुए उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है, जो देखकर डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपनी इस खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। और उसके ऐसा कहती हम देखते हैं कि वो सारी की सारी डिमोनिक सोल्स वहाँ पे सीधा उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जो देखकर चाओ फेंग दोबारा वहाँ पे जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए उससे कहता है, अब तुम लोग सभी मिलकर मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ कि तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। वहीं उस खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर लिंगू वहाँ पे डरते हुए कहता है, ये सब कुछ तो बिल्कुल पहले की तरह हो रहा है। और अभी उसने इतना कहा ही था कि हम देखते हैं कि टैलेंट सेट की जमीन में एक फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होते हुए एक गॉडेस माचा सोल बॉडी का रूप ले लेती है। और उसके बाद वहाँ पे एक एक करके वो सारे गॉड्स आने लगे थे, जिन्होंने कभी एंशिएंट टैलेंट सेट को भी डिस्ट्रॉय करने में इनकी मदद की थी, जिन्हें देखकर लिंगू वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, ये तो अल्टीमेट 9 फॉर्म है, यानी कि 1 फॉर्म ऑफ 9 गॉड्स। हम लोग तो पिछली बार भी इन खतरनाक गॉड्स का मुकाबला नहीं कर पाए थे, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? लेकिन ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड सीजी तो वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अब समय है एक बार फिर से अंधेरे को टैलेंट सेट में लाने का, एक बार फिर से पहले की तरह टैलेंट सेट हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंधेरे की चपेट में आ जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बहुत बड़े वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए कहता है, डार्क वर्ड्स वापस आओ, एक बार फिर से तुम्हें टैलेंट सेट को खत्म करना होगा। डार्क लॉर्ड सीजी कैसा कहती हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डार्क प्लेनेट है स्पेस को चीरते हुए वहाँ पे बाहर आने लगा था। और जैसे जैसे वो वहाँ पे नीचे टैलेंट सेट की तरफ आ रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे टैलेंट सेट में तबाही आने लगी थी, सब कुछ तबाह होता जा रहा था। और देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि टैलेंट सेट एक बार फिर से खत्म होने जा रहा है। लेकिन टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं इस बार हम लोग अपने टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए उस खतरनाक तबाही को रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो तभी टाइम गॉडेस वहाँ पे अपनी टाइम फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहाँ पे फ्रीज कर देती है। दोस्तों पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं, एसाटाजू अपनी अब तक की जर्नी में इन सभी के सभी 9 गॉड्स को किसी न किसी तरह से हरा ही चुके हैं। अगर आप लोगों को इस बारे में याद है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वहीं जैसे ही टैलेंट सेट को सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे फ्रीज हो जाते हैं तो लिंगजू वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा, जो देखकर डार्क लॉर्ड सीजी वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, टैलेंट सेट इस बार मैं देखता हूँ तुम लोगों को कौन बचा पाता है, इस बार तुम लोगों का खत्म होना तय है। और ये कहकर वो वहाँ पे चाओ फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम्हें पता चला मेरे साथ खेलने का क्या नतीजा होता
है, लेकिन उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चाओ फेंग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराती और वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर एक साथ ही अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए वहाँ पे अपनी तीन फीनिक्स मचा सोल्स को समन कर लेती है। आज उसने वहाँ पे ठान लिया था कि भले ही उसकी जान क्यों न चली जाए, लेकिन वो उस डार्क वर्ल्ड को अपने टैलेंट सेट के अंदर कभी भी नहीं आने देगी। इसलिए वो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी फीनिक्स मचा सोल्स का इस्तेमाल करते हुए उस डार्क प्लेनेट के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है। लेकिन उसका अटैक उस डार्क प्लेनेट के साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन उसके इम्पैक्ट की वजह से चाओ फेंग खुद भी वहाँ पे खिसकते हुए काफी पीछे आ गिरती है, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर आप ठीक तो हो ना? जो देखकर डार्क लॉर्ड सी वहाँ पे उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, घबराओ मत, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम लोग एक दूसरे की चिंता करने के काबिल नहीं रहोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सोल्स और स्पिरिट्स को पूरी तरह से खत्म करने वाला हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए कहता है, आज मैं हमेशा हमेशा के लिए टैलेंट सेट को हेवन और अर्थ दोनों से पूरी तरह से मिटा दूंगा। आज ना तो जूसियन मुझे रोक पाएगा और ना ही जूयंग मुझे रोक पाएगा। आज मैं अकेले ही टैलेंट सेट का नामो निशान मिटा दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने 9 गोड्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसा टजू के सभी डिसेबल्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करवा देता है, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर धीरे धीरे अपने हाथ को अपनी सोल की तरफ ले जाने लगा था। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे उस काले अंधेरे से एक उम्मीद की नई किरण उजागर होती है और साथ ही साथ उन सभी लोगों के कानों में एक बहुत ही सुकून भरी आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे टैलेंट सेट के सभी डिसेबल से कह रहे थे, मेरे होते हुए कोई टैलेंट सेट का बाल भी बाका नहीं कर सकता। और उस आवाज कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वो एनर्जी वहाँ पे अचानक से वहाँ पे किसी सूर्य की तरह बड़ी होते हुए बहुत ही तेजी के साथ चमकने लगती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सारा अंधेरा जो कि टैलेंट सेट के अंदर आ रहा था वो वहाँ पे खत्म होना शुरू हो जाता है। और उस फैलती हुई खतरनाक एनर्जी को देखकर तो डार्क लॉर्ड सीजी की आंखें भी वहाँ पे हैरत के मारे खुली की खुली रह जाती हैं। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे उस एनर्जी के बीचों बीच ऐसा तजूयम खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा वहाँ पे इतना ज्यादा तेज था कि वहाँ पे वो सारा अंधेरा जो कि टैलेंट सेट को अपनी चपेट में ले चुका था वो एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो पूरा का पूरा डार्क प्लेनेट जो कि टैलेंट सेट की तरफ आ रहा था वो भी वहाँ पे सटजू की गॉड डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो डार्क वर्ल्ड भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर 9 गॉड्स वहाँ पे एक्शन में आते हुए अपनी अपनी एनर्जी को कंबाइन करते हुए सटजू की उस खतरनाक एनर्जी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सटजू की गॉड डिवाइन सुप्रीम एनर्जी वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो अकेले ही वहाँ पे उन 9 गॉड्स की एनर्जी का मुकाबला कर रही थी। मुकाबला कहना गलत होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वो पावरफुल एनर्जी वहाँ पे उन लोगों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो गॉड्स वहाँ पे कमजोर पा रहे थे वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अजीब सी प्लेनेट के ऊपर कुछ हलचल होने लगी थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सटजू वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ा देते हैं। जैसे ही उनकी गॉड सुप्रीम पावर वहाँ पे बढ़ती है तो वो गॉड्स वहाँ पे उस पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और देखते ही देखते वो सभी गॉड्स वहाँ पे एक एक करके खत्म होने लगे थे। खत्म क्या हो रहे थे, बल्कि उनकी एग्जिस्टेंस ही वहाँ पे मिटती जा रही थी। और तभी देखते ही देखते पूरे टैलेंट इमोर्टल डोमेन के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिस खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे सब कुछ रेजा रेजा हो गया था, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। डार्क लॉर्ड सीजी और उसके वो 9 गॉड्स और वो डार्क वर्ल्ड सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन जैसे वो सभी लोग वहाँ पे खत्म होते हैं तो अचानक से हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस जगह पर किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल पर्सन की थर्ड आई वहाँ पे ओपन हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन इसी पल का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उसकी थर्ड आई वहाँ पे ओपन होती है तो वो पर्सन खुद भी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कोल्ड टून में कहता है, तो मुझे पता चल ही गया कि आखिर टैलेंट सेट कहाँ पे मौजूद है। और ये कहकर वो वहाँ पे गुस्से से कहता है, टैलेंट सेट मैं आ रहा हूँ। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग सटजू को देखते हैं, जिन्हें देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो उस खतरनाक पर्सन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबकि इस खतरनाक बैटल के दौरान टैलेंट सेट तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।